Hope you all are fine at home and giving proper time to your studies. Let's continue with our lecture. अब तक हमने पढ़ा बायोटेक्नोलॉजी, वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड. अभी हम क्या करने जा रहे हैं, प्लाज्मिड के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया था. व्हाट वाज प्लाज्मिड? इट इज़ द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल which is present in the bacteria. Okay, and I told you about the PBr322, है ना. What was P? P means plasmid, BR Bolivar Rodriguez, R strain, 322 number. Okay, now I just want to tell you about certain features that must be present in a vector for the cloning. Okay, means what are the important features that a vector must have. Okay, so very first point that it must have origin of replication. What we are doing here? We are doing the features that are required. Features required for cloning, required to facilitate cloning in a vector. यानी कि कौन से फीचर्स हैं जो प्रेजेंट होने चाहिए ताकि हम डिज़ायर्ड डीएनए सेगमेंट की मल्टीपल कॉपीज क्रिएट कर सकें, हम उसे एज ए वेक्टर यूज़ कर सकें. ओके, सो सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था. देखो, जब हम किसी भी डीएनए को मल्टीपल कॉपीज क्रिएट करना चाहते हैं तो कोई भी डीएनए सेगमेंट जाके कहीं पे भी जाके रेप्लिकेट नहीं हो सकता. उसको रेप्लिकेट करने के लिए सबसे जो प्राइमरी कंडीशन चाहिए, दैट इज़ द ओरी रीजन, दैट इज़ द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. ओके, तो इट मीन्स दिस इज द प्राइमरी कंडीशन दैट अ वेक्टर मस्ट पोजेस. ओके, सो दिस इज द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. means it is a specific sequence which is responsible for initiating replication. अगर आपको याद आता हो तो हमने पढ़ा था कि प्रोकैरियोट्स में सिंगल ओरिजिन होता है, सिंगल ओरी रीजन है, जबकि यूकैरियोट्स में मैनी multiple ori regions are present. Okay, so this is the primary condition which is required by this to start the initiate the replication. Okay, second important point which is required, that is the selectable marker. selectable marker क्या मतलब है? अगर आपको प्लाज्मिड का डायग्राम याद हो, यू रिमेंबर PBr322, उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, ये डिफरेंट रीजन्स पढ़े थे, अगर आपको याद हो. राइट, दीज वर द साइट्स फॉर द एंजाइम्स. यहाँ पे दिस वाज द एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, दिस वाज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, दिस वाज ओरी रीजन, ROP वाज देयर, है ना, एंड दीज आर द रिस्ट्रिक्शन साइट which were present in this PBU1, PST1, these EcoR1. Right, so these were some restriction sites, CLA1, HIN3. आपको पता है इन सबका मैंने आपको अलग अलग रोल बताया था. अगर ये पर्टिकुलर पार्ट प्लाज्मिड के अंदर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस वाला जीन प्लाज्मिड में यहाँ प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या है कि जिस बैक्टीरिया के अंदर ये प्लाज्मिड प्रेजेंट है उसको अगर आप एम्पिसिलिन से ट्रीट करोगे या टेट्रासाइक्लिन से ट्रीट करोगे तो वो मरेगा नहीं. क्यों? क्योंकि उसके पास क्या प्रेजेंट है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट है. समझ आई बात? अब हमने क्या किया, वी वांट द रिकॉम्बिनेंट डीएनए. आप लोगों ने बना के देखा था रिकॉम्बिनेंट डीएनए. रिकॉम्बिनेंट डीएनए के अंदर क्या था, अगर आपको याद हो, क्या था, फॉरेन डीएनए और क्या था, वेक्टर डीएनए, है ना. तो हमारा जो डिजायर्ड डीएनए का सेगमेंट है वो हम वेक्टर डीएनए के साथ जोड़ते हैं, तब बनता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए. अब इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि हमने प्लाज्मिड के अंदर ये जो पर्टिकुलर पार्ट था एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस वाला, इस पार्ट
पार्ट को हमने रिमूव कर दिया और इसकी जगह पे हमने अपना डिजायर्ड सेगमेंट ऑफ डीएनए ऐड कर दिया। ओके, तो ये हमारे पास क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस को हमने सेलेक्टेबल मार्कर कहा। क्यों? क्योंकि अगर आप डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट में, यानी कि आपका ट्रांसफर किया हुआ डीएनए जाकर वेक्टर डीएनए से जुड़ा है या नहीं, ये हमें कैसे पता चलेगा? अगर हमारा भेजा हुआ डीएनए जाकर उस प्लाज्मिड से अटैच कर जाता है, इट मीन्स दैट वी लॉस्ट द एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस। तो जो रिकॉम्बिनेंट होंगे, कैसे कैसे पता चला? क्योंकि आपने क्या किया था, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस वाला पार्ट रिमूव करके ही अपना डिजायर डीएनए ऐड किया था। तो जो ट्रांसफॉर्मेंट होंगे, यानी कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन चुके होंगे, that will lost the ampicillin resistance। ओके, मीन्स जब आप उन बैक्टीरियाज को एम्पिसिलिन से ट्रीट करोगे, that bacteria will die। Why? Because they have the rDNA। rDNA का मतलब कि उनके पास क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। दूसरी तरफ जिनके अंदर अभी डीएनए चेंज नहीं हुआ, यानी कि rDNA बना ही नहीं, इट मीन्स उसके पास क्या है, अभी भी एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट दोनों ही डीएनए, दोनों ही जीन्स प्रेजेंट हैं। अब आप उसे एम्पिसिलिन से ट्रीट करोगे या टेट्रासाइक्लिन से ट्रीट करोगे, दे विल सर्वाइव। तो वेरी इजीली यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द रिकॉम्बिनेंट और द नॉन रिकॉम्बिनेंट, यानी कि ये एक आसान तरीका हो गया। अगर बाय दीज आर कॉल्ड सिलेक्टेबल मार्कर बिकॉज the presence of these two segments, ampicillin resistance and tetracycline resistance, help you to distinguish between recombinant and non-recombinant, ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। आपको ये बात समझ आ रही है कि ट्रांसफॉर्मेंट का मतलब क्या है? ट्रांसफॉर्मेंट का मतलब है कि उसमें फॉरेन डीएनए अटैच हो चुका है। अगर फॉरेन डीएनए अटैच हुआ है तो या तो ये वाला पार्ट लॉस्ट हुआ है वहाँ से या ये वाला, ठीक है। तो हमने दोनों के लिए चेक करके देखते हैं कि इफ इट लॉस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ द एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, इट मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है, यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोड्यूस हो चुका है। तो दैट्स वाई ये जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन्स हैं, दीज आर कॉल्ड एज सिलेक्टेबल मार्कर्स। ठीक है, समझ आई आपको? ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसको बहुत ध्यान से समझना है। वंस अगेन आई एम टेलिंग यू कि सिलेक्टेबल मार्कर का मतलब क्या है। आपको पता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बना था? वेक्टर डीएनए को फॉरेन डीएनए से ज्वाइन किया। फॉरेन डीएनए वेक्टर डीएनए पे कहाँ जाके जुड़ा था? उसकी या तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट साइट पे या टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट साइट पे। जिस पार्ट पे जगह वो जाकर जुड़ा, इट मीन्स वो वाली प्रॉपर्टी अब उसके अंदर नहीं रहेगी। इसीलिए इसको यूज किया जाता है टू डिस्टिंग्विश between to find out whether transformation has occurred, means whether the rDNA has formed or not. Is it clear? So this is called as selectable marker। यानी कि आप टेट्रासाइक्लिन के लिए भी सेम कर सकते हैं। If gene transfer occur at tetracycline resistant gene, then it lost the property of the resistance for the tetracycline। समझ आ रही है मेरी बात आपको? फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है, देखो कहते हैं कि इस तरीके से अगर हम रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को हमने फाइंड आउट करना है तो थोड़ा सा टफ है प्लेटिंग करना कि कौन से बैक्टीरिया मर रहे हैं, कौन से बैक्टीरिया दे हैव द रेजिस्टेंस। उसकी जगह एक और तरीका है इसको फाइंड आउट करने का, जिसको हम कहते हैं इंजर्शनल इनएक्टिवेशन, या जिसे हम कहते हैं, इससे पहले मैं आपको एक और पॉइंट बताती हूँ। एक होता है क्लोनिंग साइट्स। देखो क्लोनिंग साइट्स का मतलब क्या है? अगर आपने देखा हो जब हमने ये लिखा था टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, ठीक है, अब इस पर्टिकुलर डीएनए में आपको मैंने 2 पॉइंट लिखे, BAM H1 और SAL1, ठीक है। ये क्या है? इट मीन्स
ये साइट्स हैं उन रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस की जो यहाँ BAM-H1 यहाँ आकर एक कट प्रोड्यूस करेगा, SAL1 यहाँ आकर अपना कट प्रोड्यूस करेगा। याद है आपको मैंने EcoR1, BAM1 और BAM-H1, SAL1 इन सब की नेमिंग आपको कराई थी। तो ये वो साइट्स हैं बट आर क्लोनिंग साइट और दीज आर आल्सो कॉल्ड एज रिस्ट्रिक्शन साइट, मीन्स दीज आर द साइट्स वेयर एंजाइम्स कैन कम एंड कट। और कौन सी एंजाइम? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस। बहुत ध्यान से सुननी है ये बात आपने कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस आएंगे और उस पर्टिकुलर, क्योंकि आपको पता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहाँ वर्क करते हैं, दे वर्क एट ए पर्टिकुलर साइट एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, दे रिकॉग्नाइज द पैलेंड्रोमिक सीक्वेंसेस, इसीलिए इनको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस कहा गया था। ठीक है, तो अब कहते हैं कि आप अगर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस या टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट वाले पार्ट पे ट्रांसफॉर्मेशन होती है, डीएनए चेंज होता है, बट इट इज लिटिल बिट डिफिकल्ट। सो टू अवॉइड एनी प्रॉब्लम वी हैव सम अदर मैकेनिज्म दैट इज कॉल्ड इंजर्शनल इनएक्टिवेशन। देखो अब ये क्या है, नॉर्मली जो बैक्टीरिया हैं दे प्रोड्यूस द कलर्ड कॉलोनीज because of presence of beta galactosidase enzyme. Okay, means it produce colored colonies because of the presence of this enzyme. Now what happens, पहले हम क्या कर रहे थे कि हम अपना डिजायर डीएनए ट्रांसफर कर रहे थे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस वाले पार्ट में या टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट वाले पार्ट में, बट नाउ द डीएनए ट्रांसफर अकर्स at the position where the gene for the synthesis of enzyme beta galactosidase is present, यानी कि जो जीन इस एंजाइम की सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल था वहां पर हमने अपना फॉरेन डीएनए इंसर्ट कर दिया। इससे क्या होगा, नाउ दिस विल इनएक्टिवेट दिस एंजाइम, इससे जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम है वो इनएक्टिवेट हो जाएगा। नाउ द बैक्टीरिया दे विल प्रोड्यूस कलरलेस कॉलोनीज। कलरलेस कॉलोनीज मींस दे विल नॉट प्रोड्यूस कलर्ड कॉलोनीज। अगर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया है, तो वो कलरलेस कॉलोनीज प्रोड्यूस करेगा। क्यों? क्योंकि जो डीएनए अब आया, फॉरेन डीएनए आया, वो कहाँ पे आया था, for where the gene for this enzyme synthesis was present. Now the gene get inactivated, that results the production of colorless colonies. बहुत ध्यान से बेटा आपने ये पढ़ना है। तो मैंने आपको बताया यानी कि हमने कोई डीएनए का सेगमेंट ऐड करा जिसकी वजह से इंजर्शनल इनएक्टिवेशन, इंजर्शनल का मतलब द फॉरेन डीएनए इज इंसर्टेड टू इनएक्टिवेट द एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंड इनएक्टिवेट हो गया, दिस प्रोड्यूस द कलरलेस कॉलोनी। तो अब आपके लिए बहुत इजी हो गया ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को पहचानना, क्योंकि अगर ट्रांसफॉर्मेशन हुई है तो आपके बैक्टीरिया कलरलेस कॉलोनीज बनाएंगे, जबकि अगर आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं बना तो ये एंजाइम क्या है, एक्टिव है, इट मींस वो क्या प्रोड्यूस करेगा, कलर्ड कॉलोनीज प्रोड्यूस करेगा। इज इट क्लियर? सो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपको अब तक 3 बात मैंने आपको यहाँ बताई हैं। पहला, ओरी रीजन होना जरूरी है रेप्लिकेशन के लिए। फिर मैंने आपको बताया सेलेक्टेबल मार्कर, पूरा नाम से ही क्वेश्चन आता है बेटा, व्हाट आर सेलेक्टेबल मार्कर, जिसमें आपने एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस के बारे में बताना है। फिर मैंने आपको बताया उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक बात, इंजर्शनल इनएक्टिवेशन, यानी कि आपने जब फॉरेन डीएनए इंसर्ट किया तो एक पर्टिकुलर डीएनए जो एक बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम की सिंथेसिस कर रहा था उसकी इनएक्टिवेशन हो गई, जिससे क्या होगा, वो वर्क नहीं करेगा। नाउ द ट्रांसफॉर्मेंट्स विल प्रोड्यूस द colorless colonies. Is it clear? So these are very very important points which are important here. Okay. अब बात आती है हमारे पास अगली एक चीज की, that is हाँ जी बेटा,
अब हमारे पास मैं आपको एक बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट बताने वाली हूँ। एक बैक्टीरिया है एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस, ठीक है। ये बैक्टीरिया क्या है? दिस इज कॉल्ड एज द नेचुरल इंजीनियर। इट इज दिस बैक्टीरिया इज कॉल्ड एज द नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर। नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर क्यों? क्योंकि जब ये बैक्टीरिया प्लांट्स पे अटैक करता है, देन इट इंट्रोड्यूस द डीएनए और इट्स प्लाज्मिड, दैट इज द टीआई प्लाज्मिड, मीन्स ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, ठीक है। ये प्लाज्मिड, ये जब बैक्टीरिया प्लांट पे अटैक करता है तो टीआई प्लाज्मिड चला जाता है कहाँ? प्लांट के अंदर, और वहां क्या प्रोड्यूस कर देता है? ट्यूमर। ट्यूमर का मतलब क्राउन, दैट इज कॉल्ड द ट्यूमर। तो इट प्रोड्यूस अ डिजीज दैट इज कॉल्ड एज क्राउन गॉल, मीन्स प्लांट के अंदर ये क्या प्रोड्यूस कर देता है? ट्यूमर। द डिजीज इज कॉल्ड क्राउन गॉल। अब क्या है, क्या होता है? अगर इट मीन्स ये श्योर है कि बैक्टीरिया अपना प्लाज्मिड नेचुरली ही ट्रांसफर करता है प्लांट को, अगर उसका ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन की जगह हम फॉरेन डीएनए इंसर्ट कर दें, जो भी हम चाहते हैं, देन व्हाट विल हैपन? दैट बैक्टीरिया विल लॉस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ ट्यूमर कॉजिंग, बट इट स्टिल ट्रांसफर इट्स डीएनए टू द प्लांट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यानी कि फर्ज करो ये प्लाज्मिड है और ये ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन है। Now this bacteria, when it will infect the plant, definitely its plasmid will enter into that particular plant, तभी तो वो crown gall disease कर रहा है। अगर हम यहाँ से ये remove कर दें और इसकी जगह अपना desired DNA add कर दें, then what will happen? The bacteria will enter into the plant, जैसे naturally वो plant को infect करता था, plasmid bacterial cell, plasmid plant cell के अंदर enter करता था, सेम होगा। और पर इस बार ट्यूमर इंड्यूसिंग प्रॉपर्टी नहीं गई। व्हाई? बिकॉज वी हैव रिमूव्ड द ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन, बट आर डिजायर्ड सेगमेंट ऑफ डीएनए ट्रांसफर टू द प्लांट। सो दिस इज अ नेचुरल वे ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल टू द plants. Is it clear? So Agrobacterium tumefaciens is very important natural genetic engineer. Is it clear? Next है, हाँ जी बेटा, अब नेक्स्ट फैक्टर हम पढ़ रहे हैं। अभी तक मैंने आपको प्लाज्मिड के बारे में बताया। नेक्स्ट फैक्टर इज द बैक्टीरियोफाज। व्हाट आर द बैक्टीरियोफाज? दीज आर द वायरसेस विच अटैक द बैक्टीरिया। अब जब बैक्टीरिया पे अटैक करेगी वायरस, अपना डीएनए बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट कर देगी, एंड देन इट रेप्लिकेट विद इन द बैक्टीरियल सेल, यानी कि बैक्टीरिया के डीएनए के साथ ज्वाइन कर कर मल्टीपल कॉपीज प्रोड्यूस हो जाएंगी, एंड द बैक्टीरियल सेल रप्चर, दैट इज कॉल्ड एज लाइसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल। अगर आपको याद हो, आपने हर्शी एंड चेज में भी ये बात पढ़ी थी कि इस तरीके से बैक्टीरियोफाज अपना डीएनए बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट करता है। ओके, अब बात आती है, हमारे पास दो तरह के बैक्टीरियोफाज यूजुअली हम पढ़ते हैं। एक है लैम्डा बैक्टीरियोफाज और एक है M13। लेट्स हैव द फीचर्स ऑफ दीज। जो लैम्डा फाज है उसका जीनोम डबल स्टैंडर्ड है, लीनियर है, और क्या है उसके अंदर 48,502 बेस पेयर्स आर प्रेजेंट इन इट्स जीनोम। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, कॉर्नर्स पे इसके 12 बेस पेयर अनपेयर्ड हैं दोनों साइड पे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यानी कि अगर ये ऐसे पड़ा है तो इस तरीके से यहाँ पे अनपेयर्ड पड़े हैं, द सीक्वेंसेस दे आर अनपेयर्ड like this. 12 base pair are unpaired which are present on both the side. In normal condition, in bacteriophage it is linear, but when it enter then it becomes circular because of these cohesive ends जो मैंने आपको बताया ना, unpaired base pair present हैं, इन्हें बोलते हैं cos sites या क्या बोलते हैं, cohesive sites। पता है क्यों? क्योंकि ये इसको इस तरीके से पेयरिंग करने में हेल्प करते हैं। पेयरिंग यू नो कि कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हो गई, क्योंकि इसके अपोजिट आकर ये ज्वाइन कर जाएगा। दीज आर कॉल्ड कोहेसिव एंड्स।
ओके। फिर आता है हमारे पास एंड इट अलाउ द क्लोनिंग ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट अप टू 23 kb लेंथ। देन वी हैव M13। ये क्या है? ये उन बैक्टीरिया पे अटैक करता है दैट हैव सेक्स पिल्लाई। जीनोम इसका सिंगल स्टैंडर्ड है, सर्कुलर है। इसका खुद का साइज कितना है? 6407 बेस पेयर। नॉर्मली ये सिंगल स्टैंडर्ड है, बट जब बैक्टीरिया में एंटर करेगा इसका डीएनए डबल स्टैंडर्ड हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं इसकी रेप्लिकेटिव फॉर्म। ये बात आपने ध्यान रखनी है। इसका एडवांटेज क्या है M13 का कि इसके खुद के जीनोम का साइज कम है, लेस देन 10 kb, तो ज्यादा जीनोम ही अपने साथ ले जा सकता है। नेक्स्ट आता है, इज इट ओके? सो दिस इज ऑल अबाउट द viruses, the bacteriophages which attack the